अगले 48 घंटे पूरी दुनिया के सामने बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और इसी पे हमारी चर्चा है। बहुत महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ न्यूज़ नेशन के मंच पे जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हिमांशु सिंह जी, हुदा जरीवाला जी और आरती टिक्कू जी, सीनियर जर्नलिस्ट। आप तीनों का मैं बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूं न्यूज़ नेशन के मंच पे। आपसे शुरुआत करूं, दो बड़ी खबर इस वक्त आ रही जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। हॉर्मुज़ पर ट्रंप के अल्टीमेटम के बीच आईआरजीसी का बड़ा बयान सामने आया है। आईआरजीसी ने कहा है अमेरिका के लिए हॉर्मुज़ कभी नहीं खुलेगा। ये बड़ी खबर आईआरजीसी के हवाले से है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा भी, अमेरिका के शिप्स कभी वहां से नहीं गुजर सकते। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। अमेरिकी धमकी के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान है। 48 घंटे नहीं बल्कि 48 साल से अमेरिका अल्टीमेटम दे रहा है। हम पाषाण युग से शिष्टाचार से बात करते थे, अमेरिका की अशिष्टता पर रिसर्च होनी चाहिए, ये ईरान कह रहा है। हिमांशु जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। क्या आपको लग रहा है कोई बातचीत मुमकिन हो सकती है? ये जो दो प्रपोजल कहे जा रहे हैं, एक इमीडिएटली सीज फायर लागू करने की बात हो रही है, एक 15 से 20 दिन के बाद बाकी मुद्दों पे बात करने की बात हो रही है, इसकी कितनी उम्मीद आपको दिखाई देती है? जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई सीज फायर होगा, क्योंकि जिस तरह के अभी हालात हैं और हॉर्मुज़ को ईरान ने चोक किया हुआ है और ईरान के पास ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, जिसको आप एस भी कह सकते हैं, तुरुप का इक्का, जिसकी वजह से वो नेगोशिएट करने के लिए अमेरिका को टेबल पे ला पा रहा है। लेकिन अगर हॉर्मुज़ खुल जाता है तो फिर उसके पास कोई भी इस तरह का एक मुद्दा नहीं रहेगा जिससे अमेरिका या पूरे विश्व के देश परेशान हों और नेगोशिएशन टेबल पे आए। देखिए, ईरान पहले भी बातचीत कर रहा था, लेकिन अगर टेबल से कोई उठ के गया और हमला किया तो वो इजराइल और अमेरिका थे। तो अब इस समय जब ईरान, मैं ये नहीं कहूंगी कि बर्बादी की कगार पे नहीं है, लगातार हर दिन नुकसान हो रहे हैं, लेकिन ईरान को पता है कि जब तक हॉर्मुज़ बंद रहेगा, और वो भी पार्शियली बंद है, देखिए उन्होंने पूरी तरह से बंद नहीं किया है, क्योंकि वो बातचीत चाहते हैं। हालात कितने भी खराब हों, बैक चैनल डिप्लोमेसी के लिए हमेशा जगह होती है, और ये हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे जो आज शाम तक की मियाद थी उसको कल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की तरफ से भी ये पहल की जा रही है कि जो भी पीछे से कार्रवाई चल रही है, जिसमें हम अगर गोला बारूद की बात ना करें, सिर्फ डिप्लोमेसी की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं शायद एक पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई दिख रही है। और इसीलिए वो शायद एक दिन का समय और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार बातचीत और बम मारना ये तो लगातार चल रहा है कि एक तरफ से कहते बातचीत होगी, दूसरी तरफ से वो बम मार देते हैं। लेकिन अगर अब आप कल भी देखेंगे तो रेस्क्यू मिशन की जो बात चल रही थी उसमें कहा जा रहा था कि ये लोग यूरेनियम के लिए आए थे, और दैट इज वाई दे वर सो मच इनसाइड द ईरानियन टेरिटरी, जहां से इन्होंने अपने दो इवैक्यूएट कर लिए हैं पायलट्स। तो ये चीजें अमेरिका कर रहा है। लेकिन एक और अभी खबर आ रही है जिससे कहा जा रहा है कि केशम आइलैंड की तरफ काफी सारे एम्फीबियस जो इनके ऑपरेशंस करते हैं, उस तरह की टीम भी अंदर केशम आइलैंड की तरफ घुस रही है। तो अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि दबाव ज्यादा बनाया जाए, क्योंकि जो जितना ज्यादा दबाव बना सकता है नेगोशिएशन में, वही ज्यादा हावी हो पाता है। तो मुझे कल परसों में तो इतना ज्यादा लेवरेज मिलेगा, आप कह रही हैं। बिल्कुल हिमांशु जी। आरती जी, मैं एक और बात कह रहा जी आरती जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं। एक तरफ बातचीत चल रही है, हमारे जो खबरें आ रही हैं कि साहब जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ बात कर रहे हैं, वहां से ईरानी फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं, लेकिन आईडीएफ का प्लान तो बिल्कुल उलट है। आईडीएफ तो चाह रहा है कि जो उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ईरान के, उनको निशाना बनाया जाए, बल्कि उनकी ओर से खबर भी आई है, हमने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। तो आपको लगता है हर बार जब भी बातचीत की बात आती है, इजराइल जो है उन लोगों को कहीं ना कहीं मार देता है जो बातचीत करने की कोशिश करते हैं? क्या इस बार भी होता दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल ये वॉर जो है इजराइल का वॉर है ईरान के खिलाफ, और ये अभी का वॉर नहीं है। इनफैक्ट इजराइल का हमेशा निशाना जो रहा है वो ईरान ही रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही रहा है। इनफैक्ट बीबी नेतन्याहू ने तो स्ट्राइक्स करने के बाद अपना विजन जो है, अगर तो वो वाकई जिंदा है और अगर तो वो वाकई सच में ही उन्होंने बोला, लेकिन उनकी इमेज के द्वारा जो सर्कुलेट किया गया इजरायली प्रेस में, कि उन्होंने ये कहा है कि उनका विजन जो है कि वो सारा का सारा ऑयल सप्लाईज जो है वो इजराइल के थ्रू जाना चाहिए।
तो क्लियर है कि इजराइल जो है अपनी एक इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशनिस्ट विजन को लेकर वो पूरे मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल पाना चाहता है। वो मिडिल ईस्ट पे रूल करना चाहता है। बिल्कुल कॉलोनियल थिंकिंग वाले लोग हैं। कॉलोनियल इनफैक्ट जितनी भी सहानुभूति सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हुआ, हॉलोकास्ट हुआ जूस के खिलाफ, वो सारी सहानुभूति जो है धीरे धीरे पूरी दुनिया में खत्म हो रही है उनके लिए, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा एम्बिशियस इंपीरियलिस्टिक कॉलोनियल माइंडसेट से इस वॉर को ले रहे हैं। चाहे दुनिया का कितना नुकसान हो रहा हो, अफ्रीकन कंट्रीज इतनी गरीब, जहां पे भूखमरी वैसे ही बहुत ज्यादा है, वहां पे आप देखिए जब ऑयल सप्लाईज नहीं मिल रहे हैं और इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, तो आम जनता जो गरीब जनता है उनके लिए दुनिया में बहुत कष्ट है इस वक्त। आरती जी, आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात की, आपने कहा कि साहब कोई राजा बने, रंग को तो रोना है। यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो गरीब व्यक्ति, उसी के जीवन में आ रही है, और आने वाले दिनों में अगर हालात बिगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा कष्ट उसके जीवन में है। लेकिन एक जो बात मैं हुदा जी आपसे समझना चाहता हूँ, एक तरफ ये बात सच है कि ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ी खाई है, वो कैसे पार होगी। दूसरा जो हिमांशी जी ने भी कहा, सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास वो तुरुप का इक्का है, वो ट्रम्प कार्ड है जिसके सहारे वो अपनी बातें आज के दिन में मनवा सकता है। तो आपको लगता है कि इमीडिएट सीज फायर जैसी बात बहुत जल्दबाजी होगी? जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इमीडिएट सीज़फायर करने की जो सूरत-ए-हाल है वो फ़िलहाल इसलिए नहीं बन पाएगी क्योंकि तुर्क का इक्का जिस तरह से आपने बताया इस वक़्त अमेरिका के पास नहीं है। तुर्क का इक्का आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वो आज भी ईरान उसका नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है और कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट ग्लोबली देखा जा रहा है। अभी हाल-फिलहाल में अगर देखें तो फ्लाइट डिसरप्शंस हो रही हैं, जो ये वाला जीसीसी कंट्रीज का जो स्ट्रेट है, जितनी कंट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं उनमें आए दिन आप देख रहे हैं कि फ्लाइट कैंसलेशंस हो रही हैं, जो इंटरनेशनल टूरिज्म है वो इम्पैक्ट हो रहा है और उसका जो रिपल इफेक्ट है वो बहुत प्रोफाउंडली इम्पैक्ट कर रहा है यहाँ के लीजर एंड टूरिज्म को। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जीसीसी कंट्रीज भी प्रेशर डाल रही हैं बैक एंड से अमेरिका के ऊपर कि हमारा जो फाइनेंशियल नुकसान है वो रोका जाए। कहीं ना कहीं यूरोप का उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, प्रेशर है कि आपने इस तरह से हमारे फ्यूल प्राइसेस हाइक अप कर दिए हैं, हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत खासे तौर पे तब्दीली आ चुकी है। ग्लोबली एक जो नैरेटिव सेट हो गया है जो इस वक्त फेवर पूरा का पूरा ईरान की तरफ जा रहा है। ग्लोबल सिटीजन्स कहीं ना कहीं आए दिन, चाहे वो मीडिया चैनल्स के थ्रू हो जाए, चाहे लोग जनता के द्वारा हो, एक नैरेटिव सेट हो गया है। खुद अमेरिका में क्योंकि इतनी ज्यादा वहाँ की जो पब्लिक है वो परेशान हो चुकी है और चाह रही है कि ये जंग खत्म हो। हाल फिलहाल में जो अभी वो जो पायलट का किस्सा था उसने एक नैरेटिव को बहुत खासे तौर पे इम्पैक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रेशर इस वक्त अमेरिका के ऊपर है, ऑब्वियसली इसराइल के ऊपर है। इस वजह से इस वॉर को कहीं ना कहीं सब जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। आपने सही कहा, ये हर दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है ये वॉर बिल्कुल तत्काल रुके। आज केवल एनर्जी सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है, फूड सिक्योरिटी की हो रही है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की हो रही है, एनवायरमेंट सिक्योरिटी की हो रही है, मिलिट्री सिक्योरिटी की हो रही है, वाटर सिक्योरिटी की हो रही है। सब चैलेंज इनको मिल रहा है आने वाले दिनों में और हालात और बिगड़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आता हूं हिमांशी जी। आईआरजीसी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक हमने यूएसएस त्रिपोली पर मिसाइलों की बौछार की है। हमले की वजह से यूएसएस त्रिपोली को पीछे हटना पड़ा है। हमले से यूएसएस त्रिपोली दक्षिण हिंद महासागर में काफी अंदर गया, ये कहना है। आप देखिए, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो गेराल्ड आर फोर्ट हो, चाहे यूएसएस त्रिपोली हो, यानी ईरान ने समय समय पर सबको निशाना बनाने की बात कही है। हिमांशी जी, एक और बात जो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो प्रपोजल आया है वो कहा जा रहा है कि साहब मिस तुर्की और पाकिस्तान की ओर से प्रपोजल आया है। लेकिन साहब दुनिया के जो बड़े कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, उनके मुकाबले ये देश बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं
ये सबके समझ से परे है। जी बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसा होता है कि दिखाया कुछ और जाता है और हो कुछ और रहा होता है। और स्पेशली जो हम इस समय हालात देख रहे हैं, जिस तरीके से ट्रंप जो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ईरान ने इन खबरों को कंफर्म किया है? ये सारी खबरें अगर हमें सोशल मीडिया से मिल रही हैं तो इस पे खबर पे ठप्पा कौन लगा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी जो युद्ध के समय स्थिति होती है वो होती है फॉग ऑफ वॉर की, कि आपको जो खबरें मिल रही होती हैं वो बहुत अपुष्ट खबरें मिल रही होती हैं। अगर दोनों कंट्रीज इस तरीके से बात कर रही हैं तो आई एम श्योर दे वुड लाइक टू बी इन अ प्लेस जो दोनों के लिए भरोसेमंद हो। क्या ईरान पाकिस्तान पे उतना भरोसा करता है? हमें पता है कि अमेरिका तो करता है, और बाकी भी दो कंट्रीज हैं, तो क्या वो मध्यस्थता करने के काबिल हैं? देखिए, ये जो चीजें हैं ये एक बहुत बड़े मोज़ैक का हिस्सा हैं। और पहले तो हम जब देख रहे थे कि कतर, ओमान, ये सारी कंट्रीज जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये सब हाथ खींच चुकी हैं। और पाकिस्तान ने जिस भी देश के साथ में मध्यस्थता की है, पहला 3 बार हम भी देख चुके हैं, हिमांशी जी, उसके बाद पाकिस्तान में जितना नुकसान यहाँ हुआ एक है, बड़ा खतरा है, यहाँ बड़ा खतरा है कि मध्यस्थता कराने वाला ही मजाक ना बन जाए कहीं। जी। क्योंकि ट्रंप के व्यवहार पे किसी को भरोसा नहीं है, वो अगले कुछ घंटों में पलट जाए किसी को मालूम ही नहीं है। एग्जैक्टली तो बिल्कुल नहीं, इससे पहले भी जब कई बार पाकिस्तान ने कोशिश की है, और ये जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ट्रंप देखिए उन कंट्रीज को इन्वॉल्व करेंगे जिन पे वो दबाव बना सकें। इस समय भरोसे की बहुत ज्यादा कमी है। अगर आपको निगोशिएट करना है या आपको सीज फायर करना है तो सबसे जरूरी चीज है ट्रस्ट। अगर वो ट्रस्ट नहीं है, दोनों देशों को उस मध्यस्थ कराने वाली कंट्री पे अगर भरोसा नहीं है, तो ये मध्यस्थता वैसे ही फेल हो जाएगी। और जिस समय भरोसा भी था तब भी ट्रंप ने बात नहीं मानी है। ट्रंप इज जस्ट बाइंग टाइम। ट्रंप पे ईरान बिल्कुल भरोसा नहीं करता है। देखिए, उनके आईआरजीसी के कमांडर आज ही खत्म हुए हैं, तो कहीं इंटेलिजेंस वाले जो कमांडर थे, तो कहीं ना कहीं वो जानता है कि ये बातचीत की टेबल पे आएंगे, लेकिन हमारी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करते रहेंगे। ईरान इतनी जल्दी बातचीत की टेबल पे सामने नहीं बैठेगा। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों बढ़ा आरती जी? ये इसलिए बढ़ा, अब 2025 में देखिए तब भी बातचीत चल रही थी, आपने उनको बॉम्ब किया, उनके इस्पाहान, नतांज, फोर्डो, उनकी न्यूक्लियर साइट्स को आपने B-2 बॉम्बर से बॉम्ब किया। उसके अलावा आप देखिए अभी जो ये युद्ध से पहले 28 तारीख से पहले बातचीत ही चल रही थी, ऑलमोस्ट कहा जा रहा था निगोशिएशन बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, लेकिन इजराइल अमेरिका ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का बहाना लेकर ईरान पे हमला किया। और अब तीसरी बार, यानी 2 बार आप पे विश्वास करके वो धोखा खा चुके हैं, तीसरी बार क्या गारंटी आप नहीं पलटेंगे? भाई अब्बास अराक्ची जो है, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि आप पे भरोसा कैसे करें। बिल्कुल आपने सही कहा कि इजराइल और अमेरिका का जो व्यवहार रहा है इस पूरे वॉर में, वो उस पे किसी को विश्वास नहीं है। क्योंकि लगातार आप देखिए, सबसे पहला मुद्दा क्या है? मुद्दा ये था, उन्होंने गोल पोस्ट ये तय किया था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और इसलिए वो स्ट्राइक करना चाहते हैं। लेकिन सबको मालूम है कि अमेरिका खुद टेस्टिफाई कर चुका है, बड़े बड़े तुलसी गबार्ड तक ने ये कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो जो उनके इंटरनल सिक्योरिटी के की मेंबर थे जिन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने बोला कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है अमेरिका से हमें। बिल्कुल बिल्कुल कोई मुद्दा है ही नहीं कि जिसकी वजह से ये लेजिटिमेट वॉर कहलाया जाए। ये इराक वॉर की तरह है, दोबारा से ये इलीगल वॉर है, ये अनजस्टिफाइड वॉर है, और इसमें मासूम बच्चियां मारी गई है। आपको याद होगा 180 लड़कियां मारी गई। ये क्या किस खाते में, किसी भी इंटरनेशनल लॉ में ये इलीगल अनलॉफुल वॉर है जहां पे आप सिविलियंस को टारगेट करते हैं। देखिए, ईरान की क्रेडिबिलिटी है कि उनका आईआरजीसी कमांडर मारा जाता है, खमेनी मारे जाते हैं, कोई भी मारा जाता है, वो एकदम से एक्नॉलेज करते हैं, एडमिट करते हैं कि हाँ, उनके यहाँ इनकी असैसिनेशन हुई है इन स्ट्राइक्स में, इजराइल और अमेरिका की। लेकिन अमेरिका और इजराइल के जो दावे हैं
वो किसी को आज भरोसा नहीं है कि जो वो कह रहे हैं कि वो वाकई वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात मुझे लगता है कि ये सुपर पावर जो है अमेरिका की पिछले 75 साल में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने इलीगल वॉर किया। आप उनका पूरा रिकॉर्ड देखिए, इतनी बड़ी सुपर पावर इंपीरियलिस्टिक है और इसका उन्होंने सबूत सारी दुनिया को दिया है। वो इराक वॉर हो, वियतनाम वॉर हो, वो अफगानिस्तान हो, वो सीरिया हो। और मतलब सीरिया में और तो उन्होंने राष्ट्रपति की इतनी हद भाषा तक देखिए आप किसी दूसरे सोवरेन कंट्री के खिलाफ किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी नहीं, नहीं, आप हर दिन अपनी कंट्री को बहुत नीचा दिखा रहे हैं, अपने लोगों को कहीं ना कहीं एक उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका का पिछले 75 साल का रिकॉर्ड लीजिए, सामने अगर जो मीठा भी बोलते हैं, उन्होंने पीछे जो गंदी गंदी गालियां निकाली है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को, बाकी हमारे जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट है, कितना बुरा भला कहा है। सीआईए की फाइल तो डिक्लासिफाई हुई है, उन्होंने कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे हैं। मैं आपको अगर आप एक लाइन में मैं समझना चाहूं, आरती जी आप कह रही हैं अमेरिका का ये नेशनल कैरेक्टर है, आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तक मत जाइए, उनका नेशनल कैरेक्टर है। अमेरिकन स्टेट मैं अमेरिका के लोगों के बारे में अमेरिकन स्टेट जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, बिल्कुल अमेरिका की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रही है, उनका व्यवहार हुदा जी, बिकॉज आप तो सऊदी अरेबिया से बोल रही हैं, मैं जानना चाहता हूं जीसीसी कंट्रीज का इतना नुकसान हो रहा है, उनकी ऑयल फील्ड को नुकसान हो रहा है, गैस फील्ड को नुकसान हो रहा है, उनके कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा है, उनके टूरिज्म को नुकसान हो रहा है, उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, वाटर सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है। वो क्यों नहीं ट्रंप साहब के ऊपर दबाव डालने कि आप तत्काल रोकिए साहब, कुछ भी करिए, आप इस युद्ध को रोकिए, आपका क्या जा रहा है, सब तो हमारा नुकसान हो रहा है। जी, बिल्कुल बैक एंड चैनल्स पे ये बातचीत यकीनन चल रही है। ऑफ़िशियली उसको अगर डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है या हम न्यूज़ में इस तरह की बातचीत नहीं सुन पा रहे हैं अगर, लेकिन बैक एंड पे ऑब्वियसली ये नेगोशिएशंस चल रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट कि ज़्यादातर नुकसान यहाँ पे भी यूएस बेसिस का ही हुआ है, यूएस एयरक्राफ्ट का हुआ है और कहीं न कहीं जो ये चाह रहे थे कि इस वॉर में जीसीसी के मुल्कों को भी घसीट ले या जैसे बाकी ये जो तमाम मुल्क हैं, चाहे सऊदी अरेबिया जहाँ से मैं बोल रही हूँ, उनको इस जंग का हिस्सा बना दें, बाकी कंट्रीज को लेके आ जाए। तो इन कंट्रीज ने रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि हम तुम्हारी जंग का हिस्सा नहीं बनने वाले, हम तुम्हारे ये इजराइल का जो प्लान ऑफ एक्सपेंशन है उसका हम हिस्सेदार नहीं होने वाले। और कहीं ना कहीं जितने भी नुकसान हुए हैं उस पर कोई भी रिटेलिएशन या कोई रिटेलिएटरी अटैक सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि फिलहाल हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ईरान जो नरेशन का अगर ये वॉर है, नरेशन पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो फेवर में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईरान के है, ग्लोबल इनफैक्ट नैरेटिव उसके फेवर में है। और एक और चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो इजराइल की ये लड़ाई है जिसमें उसका प्लान ऑफ एक्सपेंशन है उसके क्योंकि ये टेंशन्स फिलहाल अभी नए नहीं है, इजराइल और ईरान के बीच बहुत शुरू टाइम पे ये जो रीजनल डायनामिक्स है उनकी हुदा जी आप इसे कंप्लीट करिएगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपको मैं मौका दूंगा, आप इसे कंप्लीट करिएगा। वही आपने कहा ना, क्रेडिबिलिटी यानी साख का संकट दोनों जगह है, अमेरिका में भी इजराइल में भी, और सवाल है कि फिर उन पर विश्वास कौन करेगा। और जो देश मध्यस्थता कर रहे हैं उनकी साख भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। जो बड़ी कंट्रीज हैं जो वाकई इंपैक्ट डाल सकती है वो क्यों अपने को किनारे खड़ी करी हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो अगले घंटे में मुकर जाए तो कुछ पता नहीं है। बहरहाल एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जाने से पहले आप मेहमान मेरे साथ बने रहिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे जाने से पहले हम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ईरान पर हमले को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज का बयान सामने आया है। ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भीषण हमला किया है। ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर यह दूसरा सबसे बड़ा हमला इजराइल ने किया है। रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा है कि ये दोनों हमलों में ईरान के पेट्रोकेमिकल उत्पादन का 85% हिस्सा प्रभावित हुआ है। इधर ईरान युद्ध के बीच यूएई रक्षा मंत्रालय का बयान, आज ईरान ने 12 मिसाइलें दागी, 2 क्रूज मिसाइलें और 19 ड्रोन से हमला हुआ है।
इजराइल पर ईरान का एक और हमला। इजराइल ने गुश डैन इलाके में मिसाइल से हमला किया है। ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलें इस्तेमाल की हैं इस हमले के लिए। इधर लेबनान बॉर्डर पे हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। उत्तरी इजराइल पे हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन दागे। लेबनान पे आईडीएफ लगातार हमला जारी रखे हुए है। ईरान के बुशर में भी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। ईरानी सेना के गोला बारूद डिपो को यहां निशाना बनाया है आईडीएफ ने। ईरान के बुशर हमले का वीडियो भी सामने आया है। ये गोला बारूद जो डिपो था ईरान का बुशर में, उसको इस बार आईडीएफ ने स्ट्रक किया है और कहा है कि इससे ईरान की क्षमता प्रभावित होगी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई शहरों में ताबड़तोड़ स्ट्राइक की है। सबसे ज्यादा बम तेहरान में गिराए गए। सीरियल अटैक की वजह से आईआरजीसी और बासिज फौज के कई ठिकाने तबाह हुए। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट और ड्रोन बेस को भी बर्बाद किया गया है। देखिए रिपोर्ट। नॉन स्टॉप बमबारी हुई, सीरियल ब्लास्ट हुए और पूरा इलाका थर्रा उठा। आग की लपटों और धुएं के गुब्बार में घिरा ये इलाका तेहरान का है। इजराइल और अमेरिका ने मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास देर रात जबरदस्त स्ट्राइक की। कुछ ही सेकंड में पूरा एरिया धुआं हो गया। अचानक हुए हमलों की वजह से लोग दहशत में आ गए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के जरिए ईरान को तबाह करने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। हमले इतने घातक किए जा रहे हैं कि आईआरजीसी को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने सटीक जानकारी मिलने के बाद ईरान के कई मिलिट्री बेस को टारगेट किया। इस स्ट्राइक में बासिज फोर्स के ठिकानों को भी निशाने पर लिया गया। इजराइल के भीषण हमलों में ईरान के 120 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर साइट्स को तबाह कर दिया गया। इसके साथ ही आईआरजीसी के कई ड्रोन बेस भी मिट्टी में मिला दिए। आईडीएफ का दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम पर किए गए हमलों के बाद फाइटर जेट्स के लिए आगे का ऑपरेशन चलाना आसान हो गया है। इजरायली वायुसेना ने ईरान में एक ट्रक को तबाह कर दिया। दावा किया जा रहा है कि ये ट्रक मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर के तौर पर काम कर रहा था। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने यह हमला तबरीज में किया। सटीक जानकारी के आधार पर ट्रक के ऊपर बम गिराए गए। कुछ ही सेकंड में मिसाइलों से भरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। आईडीएफ का दावा है कि उसकी घातक स्ट्राइक की वजह से इजराइल की धरती पर होने वाले एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया गया। दरअसल आईआरजीसी ने बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इजराइल ने सभी को बर्बाद कर दिया। इजराइल के अलावा अमेरिका की ओर से भी ईरान को लगातार दहलाया जा रहा है। आईआरजीसी की मिलिट्री फैसिलिटीज पर एक साथ कई हमले किए गए। साथ ही ईरान की ओर से दागे गए कई ड्रोन्स भी हवा में ही मार गिराए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की राजधानी को पूरी तरह दहलाया। सेंट्रल तेहरान में लगातार 5 धमाके हुए। साउथ तेहरान में 4 बड़े ब्लास्ट हुए। पश्चिमी तेहरान के चितगर में एक साथ 6 धमाके सुने गए। 4 धमाकों की गूंज से इस्लाम शहर थर्रा उठा। पूर्वी तेहरान के पर्दिस में 8 से ज्यादा ब्लास्ट हुए, जबकि पिरूजी क्षेत्र में 10 धमाकों से दहशत फैल गई। ईरान की न्यूक्लियर सिटी इस्फहान में भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन के ठिकाने हैं। पहाड़ों के बीच बनी सीक्रेट साइट्स को भी टारगेट किया जा रहा है, जिससे ईरान की फायर पावर को काफी नुकसान पहुंचा है।
जंग की शुरुआत से ही इस्फहान पर काफी घातक हमले किए गए हैं, जिससे IRGC को तगड़ा झटका लगा है। आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल के हमले तेज होने की आशंका है, जबकि ज्यादा खतरा एनर्जी साइट्स को लेकर है। इसीलिए ईरान भी जवाबी हमले की धमकी दे रहा है, यानी माइंड गेम के जरिए दुश्मन के खिलाफ आक्रामकता दिखाई जा रही है। जंग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल तेहरान समेत तमाम ईरानी शहर संकट में घिरे हैं। बहरहाल हालात बिगड़े हुए हैं और मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में दिक्कतें कितनी बढ़ने वाली हैं। टीम न्यूज नेशन। हालांकि ईरान के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने अस्थायी शांति वार्ता के लिए सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कोई अस्थायी शांति समझौता नहीं किया जाएगा, पहले अमेरिका को हमारी शर्तें माननी होंगी, और उन्होंने अपनी शर्तों का प्रस्ताव पहले ही सार्वजनिक किया है। मेरे साथ लगातार हमारी मेहमान बने हुई हैं हुदा जरीवाला जी, जो सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आरती टिक्कू कुछ ही देर में हमारे साथ वापस जुड़ जाएंगी। हुदा जी, मैं इसलिए कह रहा था GCC कंट्रीज़ के बारे में, क्योंकि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम साहब आपके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, तो ईरान भी कह रहा है कि साहब हम जो मिडिल ईस्ट के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें निशाना बनाएंगे। उनके ब्रिजेस की लिस्ट तक उन्होंने सार्वजनिक कर दी। तो नुकसान ज़्यादातर GCC कंट्रीज़ का है। लेट अस नॉट फॉरगेट कि यही सारी जो GCC कंट्रीज हैं वो जवाब इस वक्त पलटवार जो कर रही हैं वो अमेरिका को ही कर रही हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि किस तरीके से कतर ने अपना जो डिसीजन है जिसमें उन्होंने US फोर्सेस को एक्सपेल कर दिया था, कतर बीइंग द फर्स्ट GCC कंट्री जिसने ये डिसीजन लिया है, अदर कंट्रीज विल फॉलो सूट। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी जिसमें उन्होंने तमाम US के जो मिलिट्री फोर्सेस है उनको हटा दिया था और ये कहा था कि ईरान तो जैसे हमारा ब्रदरली नेशन है। तो ऑब्वियसली GCC कंट्रीज अपने ऊपर ये जो अटैक्स हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। कहीं ना कहीं नुकसान इसमें अमेरिका का ही हुआ है। आप देखिए ईरान की एक खासियत ये है कि वो सिविलियन पॉपुलेशन पे टारगेट नहीं करती, वो बच्चों को टारगेट नहीं करती, स्कूल्स हॉस्पिटल्स जिस तरह से इजराइल और ईरान करते आ रहे हैं उसको टारगेट नहीं करती है। तो नुकसान इसमें भी यहाँ पे भी जो GCC कंट्रीज है हुआ US बेसिस और कैंप्स का ही है। यहाँ के लोगों में आज भी जो खासतौर से जनता है, जो यहाँ की पब्लिक है, उनका यही स्टैंड है कि वंस एंड फॉर ऑल इस जंग के जरिए हमें अमेरिका से और इजराइल से निजात मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात है और ये नैरेटिव इस वॉर में सबसे ज्यादा क्रिएट हुआ है। ऑब्वियसली इसका बेस कहीं ना कहीं जो 2 साल से जिस तरह से इजराइल जेनोसाइड करता आ रहा है फलस्तीन पे, वो नैरेटिव बिल्डिंग उसी वक्त शुरू हो गई थी। वैसे तो ये लड़ाई 70 साल पुरानी है, लेकिन 2 साल से इंटेंसली जो इजराइल वॉर क्राइम्स कर रहा है और किस तरीके से अपनी जो दुनिया में भी उसका जो नैरेटिव है वो चेंज हो रहा है, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। ठीक है, और इसमें जी, और इसमें ये जो इनका जो ये एक्सपेंशन करके ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट करना चाहते थे, तो दुनिया को कहीं ना कहीं जो थियोलॉजिकल सिंबलिज्म है समझ में आ रही है। हुदा जी, एक और बात जो हिमांशी जी, रियलिटी जो है उसके बीच का खास फर्क समझ आ रहा है। ओके जी हिमांशी जी, एक और बात पे कहना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि ईरान के पास भी मौका है कि वो अपनी शर्तों में इस समझौते को मान सकता है? भाई उसके जितने एसेट्स अब तक इन्होंने सीज किए हैं सब रिलीज करवा ले, अपने ऊपर जितने भी सैंक्शन लगे हैं वो हटवा ले। तीसरा क्या है कि उसने कहा एक सिक्योरिटी गारंटी उसे चाहिए, वो ले ले। तो इससे ईरान को अपने आप को फिर से खड़ा करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे, बात है भरोसे की। और ईरान अगर ये शर्तें अगर बैक चैनल से भी, ये तो सार्वजनिक हुई हैं, अगर बैक चैनल से भी इनके साथ नेगोशिएट करेगा
तो जब तक कुछ भी फाइनल नहीं हो जाता, ईरान कंफर्म इसलिए नहीं करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ह्यूमिलिएट करते हैं लोगों को, वो ह्यूमिलिएशन ईरान जैसे खुददार लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और देखिए, जहां तक ईरान की बात है तो ईरान डेफिनेटली चाहता है कि उसको स्विफ्ट सिस्टम में दोबारा जोड़ा जाए, उसका जो पैसा आपने जब्त किया हुआ है वो छोड़ा जाए। नुकसान की भरपाई कहां से होगी? देखिए, युद्ध में जिस तरह की क्षतिपूर्ति की आवश्यकता है इस समय, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, स्कूल, कॉलेजेस, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन जिससे गैस घर में आती है, वो सब खत्म हुई है। बिल्कुल, फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, जो ड्यूअल यूज कंपनीज होती हैं, इन सब का नुकसान हुआ है। तो ईरान पे, जिस पे 12,700 सैंक्शंस आपने पहले से लगा रखे थे और किसी तरह से वो अपनी इकोनॉमी को चला रहा था, उसमें फिर आपने देखिए कितना हमने देखा था कि रियाल की कीमतें किस तरीके से गिरी थी। तो ईरान की स्थिति जो इकोनॉमिक अगर आप कहें तो बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब है, बढ़िया नहीं, बहुत खराब है। इस युद्ध में मिसाइलें तो गिर रही है, लेकिन नहीं, देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो जज्बे की। ईरान जज्बे से लड़ रहा है, वो मिसाइलों से कम जज्बे से ज्यादा लड़ रहा है। तो इसलिए ईरान चाहेगा कि वंस एंड फॉर ऑल, जैसा मुझसे पहले भी इन्होंने कहा है, तो वो चाहेगा कि एक बार के लिए भाई आप रोज रोज चले आते हो धमकी देने, इस बार हम इसको खत्म करेंगे। आपके पास भी तो एक गोल्डन मौका है ना हिमांशु जी, जो असला, मैं इसलिए कह रहा हूँ ईरान के पास भी तो गोल्डन मौका है। देखिए, पूरा नैरेटिव एक तरह से आपके पक्ष में आके खड़ा है, हर कोई आपके साथ खड़ा है, हर एक इंडिविजुअल आपके साथ खड़ा है, हर कोई ये कह रहा है अमेरिका इजराइल ने ये युद्ध थोपा है, खुद अमेरिकी जनता कह रही है, रिपब्लिकन्स कह रहे हैं, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप को जो उनका 25th अमेंडमेंट है उससे हटाने तक की बात वहाँ पर सामने आने लग गई है। वो अपने हिस्टोरिकल सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय राष्ट्रपतियों की स्थिति में वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो आपको पास इससे ज़्यादा अच्छा मौका क्या होगा अपनी बातें बनवाने का? आज आपके पास मौका, हो सकता है कल आपसे ये मौका निकल जाए। ठीक कह रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ईरान बहुत तरीके से इस बात को जानता है कि चाहे पूरा विश्व उसके साथ खड़ा हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने, अब आप देखें तो अपने मिलिट्री कमांडर्स को हटाया है, कितने सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के हैं उनको हटा दिया है। ट्रंप भरोसे के लायक नहीं है, और शांति वार्ता के लिए सबसे जरूरी चीज है रिस्पेक्ट के साथ बात करना। देखिए, आप अगर सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे वो आप पे भरोसा भी करेगा, लेकिन जिस तरह की बद नियति के साथ में ट्रंप आते हैं और जिस तरह की भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने कल के अपने ट्वीट में किया है, क्या आपको लगता है कि ईरान इस तरह की बातचीत के बाद में टेबल पे आएगा? देखिए, एक आम इंसान से भी आप बदतमीजी करते हैं, वो नहीं आपके साथ बात करेगा। तो ये तो एक देश है, ठीक है, आप कह रही हैं आपको सम्मान तो देना होगा। अगर आप बातचीत भी करना चाहते हैं, आप धमका के, दबाव डाल के, या आपकी कंट्री को हम नर्क बना देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके आप किसी को बातचीत के टेबल में नहीं आ सकते, और खासकर ईरान जैसे देश को जो आपके सामने अब तक नहीं झुका है। एक बड़ी खबर आ रही है हुदा जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। ईरान पर हमले के बीच बहुत बड़ी खबर है ये। इजराइल ने इस्माइल कानी को मारे जाने का दावा किया है। IRGC कुछ फोर्स के कमांडर हैं इस्माइल कानी, इनका एक रुतबा है, एक दबदबा है ईरान में, और अगर इनके मारे जाने की, जैसा कि IDF दावा कर रहा है, ये एक और बड़ा झटका मैं कहूंगा। जैसे उनके इंटेलिजेंस चीफ को मार गिराया ईरान ने, और अब ये खबर आ रही है कुछ फोर्स के कमांडर कानी को मारा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका है। हुदा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन आप देखिए ना, एक के बाद एक, यानी इजराइल हर वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह इस बातचीत को पटरी में ना आने दिया जाए। जी बिल्कुल, और ये कभी से भी फेयर प्ले नहीं था, कोई फेयर वॉर नहीं थी। बावजूद उसके ईरान इतने दिनों तक टिका हुआ है, और ईरान ने इतनी समझदारी से जो अपना पूरा नैरेटिव है, ग्लोबल नैरेटिव अपनी तरफ करा हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और टाइम एंड अगेन इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को हुआ है, यकीनन ईरान को भी हुआ है, डिनाई नहीं कर सकते। उनकी पब्लिक मारी गई है, छोटी छोटी बच्चियां मारी गई हैं, और बहुत सारे वॉर क्राइम्स कमिट किए गए हैं, जिस तरह से मेरी प्रीवियस जो पैनलिस्ट है वो भी कह रही थी। लेकिन ये मत भूलिए कि ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली, खासतौर से जो गल्फ की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है
उस पे अपनी जो टाइट ग्रिप बना के रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जो उसका डिसीजन है उसको लेके, जिसमें सिलेक्टिवली वो कंट्रीज के लिए उसने खोला हुआ है, बाकी यूरोप, अमेरिका वगैरह, इसराइल वगैरह के लिए बंद किया हुआ है। तो इसकी वजह से पूरा 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल और नेचुरल गैस जो है, पहली बात तो उस पे ईरान की ग्रिप आ गई है, पकड़ आ गई है। दूसरा, जो स्टॉक प्राइसेस है वो खासी तौर पे फर्क पड़े हैं। ऑयल प्राइसेस ग्लोबली स्काई रॉकेट हो गए, तो अगेन ये भी ईरान के फेवर में वर्क कर रहा है। बट और अब जिस तरह से हुदा जी, यही तो कारण है कि पहले ट्रम्प साहब कह रहे थे मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या लेना देना, जी मेरे पास तेल बिल्कुल। पर्याप्त है, जिसको चाहिए हमसे तेल और- खरीद और ले। अब- ये तो जीसीसी और अब कंट्रीज वही का ही दबाव है, वर्ल्ड की कंट्रीज का जी। दबाव है साहब। जी। आपने युद्ध शुरू किया 28 तारीख से पहले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही बिल्कुल अच्छी चल रही थी, आपकी वजह जी। से स्थितियां पैदा हो गई हैं। अब आप कह रहे हैं सारा रायता फैला के आप कह रहे हैं जी मैं भाग रहा हूं, ऐसे थोड़ा जाने देंगे आपको, ये कहीं ना कहीं उन पर दबाव तो है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली बिल्कुल है। और उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खिलवाने के लिए ट्रम्प किस तरह की मतलब लिटरली गालियों पे वो उतर आए हैं। मतलब ये एक नहीं, वो हेड ऑफ फ्रस्ट्रेशन स्टेट है, वो दुनिया की, गालियां से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है एक तरह से, बिकॉज और आप मजे की एग्जिट बात, करना चाहते जी, बट ईरान आपको जी, जी, एग्जिट नहीं करने दे रहा है। और तो मजे ये और सोचिए मजे की बात ये है कि ट्रम्प ईस्टर जैसे वाले ट्रम्प दिन जैसी वो, शख्सियत जो है, जी, जो उनका अपना जी, व्यवहार है, वो जी, कैसे जी, ये जो एक तरह के मैं कहूंगा ये हेरेसमेंट है एक तरह का, वो कैसे जी, जी। बर्दाश्त कर सकते हैं। और मजे की बात ये, ईस्टर वाले दिन वो पीस अपॉन अल्लाह कर रहे हैं। मतलब दिस इज खुद वो क्या कर रहे हैं, मेरा ख्याल से उनको जेन्युइनली ओके, इस वक्त अपना लेकिन मानसिक हिमांशु जी वही संतुलन मैं कह रहा हूँ दिखवाने कि की एक तरफ जरूरत है। आप कह रहे हैं कि मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं, अब आपका सारा फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाने पे लग गया है। इसका मतलब आप जबरदस्त दबाव में हैं, आप जो चाह रहे थे कि साहब हम एग्जिट कर जाएं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको खुलवाना खुलवाए, उससे आप बच नहीं सकते। बच नहीं सकते। देखिए, ट्रम्प जो है रोज गोल पोस्ट उठा के भागते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी चेंज करते, वो उठा के भागते हैं, उनका जहां मन आता है वो रख देते हैं। दबाव बहुत जाता है। देखिए, जो इनके 12 जहाज गिरे हैं उस पर लगभग 300 बिलियन डॉलर का इनको नुकसान सिर्फ जहाजों में हुआ है। और जो खर्चा ये उठा रहा है अमेरिका, 40% उनकी एनर्जी की हाइक हो गई है ऑलरेडी प्राइसेस में। विश्व में जो संकट आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन अमेरिका खुद इस संकट से अछूता नहीं है। जिस तरह के नो किंग डेमोन्स्ट्रेशंस अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहे हैं। फ्रांस ने कितनी बेइज्जती की है इनकी, मेलोनी ने कितनी बेइज्जती की है, उन्होंने कहा कि हम आपके मैकडॉनल्ड्स और ये सब बंद कर दें क्या। तो आप देखिए, अमेरिका को एक ग्लोबल बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, नुकसान से भी ज्यादा। अब अगर हम हॉर्मुज की बात करें तो हॉर्मुज देखिए अभी भी बंद नहीं है। हॉर्मुज सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए बंद है, तो बाकी कोई वहां से जाना चाहता है। ईरान, हमारे भारत के 8 वहां से देखिए कंटेनर शिप्स आए हैं। तो आप अगर किसी के साथ में बैर लेंगे तो वो बैर आपको भारी पड़ सकता है। और अमेरिका ने शायद ये नहीं सोचा ये कैलकुलेशन तो आपने पहले करना था। ईरान ने बड़ा क्राइसिस फेस करना पहले पड़ेगा। कह दिया था, आई थिंक इन्होंने वॉर गेमिंग नहीं की, 2025 में ही कह दिया था आप हम पे हमला करेंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देंगे। हाँ, उसने हमेशा ये बात बोली है। तो आपने ये कैलकुलेट नहीं किया, आप टोटली मिस कैलकुलेट किए इस पूरे वॉर को। मुझे फिनिश करने दें। देखिए, सबसे सुंदर बात यह है, ईरान ने युद्ध से पहले चिट्ठी लिखी थी यूएनएससी को और उसने कहा था अगर आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। ईरान हर जगह अपनी बात पे कायम है। और यही एक सुंदर बात मुझे ईरान के बारे में लगती है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह छलावा या छल नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम पीस पे आ रहे हैं और बॉम्ब मार देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यही कर रहे हैं लगातार कि हम पीस करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, नेगोशिएशन टेबल से जाते हैं, मार देते हैं। ईरान कहता है आप अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे हम यहाँ करेंगे। और उसके बाद भी बहुत शालीनता के साथ में वो पेश आ रहे हैं। और ये शालीनता शायद वेस्टर्न कंट्रीज को ईरान से सीखनी चाहिए। जी ओके, एक बात हुदा जी, चलिए आप मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखते हैं कि चलिए अस्थायी समझौते पर दोनों देश मान लिए, बट अमेरिका अपने लोकल ऑडियंस को क्या बताएगा मैं किस लिए युद्ध लड़ने गया था और मैंने वहां क्या अचीव किया। ना तुम्हारे पास वो यूरेनियम आया 400 केजी के आसपास इनरिच यूरेनियम, ना वहां पर रिजीम पे कोई फर्क पड़ा, एक खाम नहीं गए दूसरे खाम नहीं आ गए, आपने उनके कुछ कमांडर मार दिए, उनके मजाक प्रणाली है, नए लोग अपने आप वहां पर उनकी जगह ले लेते हैं। आप क्या कर पाए उनका? आपने सिर्फ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, उनके स्कूलों को तबाह किया, अस्पतालों को तबाह किया, लेकिन आपने अचीव क्या किया? मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव थे, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थे, वो तो आपने अचीव ही नहीं किए।
जी, एब्सोल्युटली। और कहीं न कहीं इस वॉर ऑफ नैरेटिव में ऑलरेडी ग्लोबल परसेप्शन चेंज हो चुका है। फ्यूचर में क्या, नियर फ्यूचर में मैं कहूँगी, जब ये चैप्टर्स लिखे जाएँगे, तो उसमें पुराने जिस तरीके से अमेरिका ने मुँह की खाई है, चाहे वो इराक की जंग के टाइम पे हो, चाहे लिबिया में किस तरह से वो अफ्रीकन जो करेंसी गद्दाफी लाना चाहते थे, उन पे रोक लगाने की वजह से उनका जो सूरत हाल किया था, चाहे वो नैरेटिव हो, चाहे हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाए, 9/11 का नैरेटिव भी ले रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से पता चला है कि वो इनसाइड जॉब ही थी। तो हर दफ़ा जब अमेरिका ही कहीं न कहीं लूज़िंग एंड पे होता है, जिस बहुत सारी ये जो जंगें हुई हैं, जीसीसी कंट्रीज़ में ख़ास तौर से, उसका पूरा का पूरा नैरेटिव आईसिस अमेरिका का बनाया हुआ था, तालिबान से वो बुरी तरह से हारे हैं, तो जहाँ भी अमेरिका गया है, आज तक मुँह की नहीं लेकिन खाई है वो उसने। कहते हैं ना, तो ये डोंट सी द पास्ट पर लर्न फ्रॉम द पास्ट। वो मुझे लगता है अमेरिका की डिक्शनरी में नहीं ये सब सीख नहीं रहे, है। नहीं- मुझे लगता नहीं है सीख रहे। जो डोनाल्ड ट्रंप और की बहुत- शख्सियत है ना, मैं जी। आपको थोड़ा लाइटर नोट में कहूं, हमारे बॉलीवुड में एक गाना है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, है ना, तुम दिन को कहो रात को रात कहेंगे। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से कह दिया कि मुझे अच्छा सुनने की आदत है, इसलिए मुझे सिर्फ अच्छा सुनना है। इसलिए मुझे लगता है ये उनको वास्तविक स्थिति ईरान के बारे में बताई नहीं गई। बोलते उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमने सब खत्म कर दिया, आपको कितना उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि अमेरिका को इससे ज्यादा ग्लोबल झटका, या वहां की जनता को इससे ज्यादा शर्मसार आज तक के इतिहास में कभी नहीं होना पड़ा जितना इस बार होना पड़ा। और इसीलिए वो चाहते हैं कि साहब इनसे किसी तरह पिंड छुड़ाया जाए। अमेरिका, मैं सच बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप से हर हाल में हर कीमत पे पिंड छुड़ाना चाहता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ईरान के शरीफ यूनिवर्सिटी में तबाही की तस्वीर सामने आई है। अमेरिका इजराइल हमले में यूनिवर्सिटी में भारी तबाही हुई है। यूनिवर्सिटी का लैब, डाटा सेंटर, सब कुछ तबाह हो गया। इधर इजराइल पर हमलों के बीच अल जजीरा ने दावा किया है कि इजराइल पर 28 जगहों पर आज हमला हुआ है। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम दागे हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।